तुषार शर्मा के साथ असल में क्या हुआ? हो सकता है जब तक आप ये केस देखो इसकी सच्चाई को ही बदल दिया गया हो, लेकिन आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि हमारे देश में ऐसा होना बेहद आम है और आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है। इस केस में हमने पूरी घटना को एक सीक्वेंस में लिखा है ताकि इस पूरी डॉक्यूमेंट्री से ही आपको पूरा केस और उसका सारा सच साफ नजर आ जाए। हल्दी के फंक्शन में तुषा बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में नजर आती है। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान, आंखों में एक्साइटमेंट और दिल में ढेरों खुशियां समेटे वो अपनों के बीच खुलकर मस्ती करते हुए दिख रही है। कभी अपनी बहनों के साथ हंसी मजाक तो कभी सबके साथ डांस। वो हर पल को खुलकर जी रही थी। एक तरफ जहां तुषा की फैमिली थी, वहीं दूसरी तरफ समर्थ और उसका परिवार, और सभी मिलकर इस मौके को सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि एक अच्छी मेमोरीज के लिए रिकॉर्ड किए गए ये वीडियोस कुछ महीनों बाद एक ऐसी याद बनकर रह जाएंगे जिनका ख्याल भी खंजर बन सीने में चुभेगा। तुषा और उसका भाई हर्षित एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और ऐसे पलों में यह बॉन्ड और भी साफ झलक जाता है। हल्दी के वक्त जब उसका भाई प्यार से उसे हल्दी लगाता है तो तुषा की आंखें भर आती हैं। दोनों अपने आंसुओं को काबू में कर मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। हर भाई की तरह वो भी अपनी बहन की शादी को लेकर बहुत खुश था और उतना ही इमोशनल भी। तुषा उन लोगों में से थी जो खुशी में बिल्कुल बच्चों की तरह एक्साइटेड हो जाते हैं। डाउन टू अर्थ, हंसमुख और हर किसी को कंफर्टेबल फील कराने वाली लड़की आज इमोशनल थी। इसलिए वो अपनी हंसी और मुस्कुराहट से अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रही थी। शादी के दिन तुषा ब्राइडल आउटफिट में स्टेज की तरफ अपने भाइयों के साथ आती है, जहां समर्थ उसका हाथ पकड़ता है। दोनों एक दूसरे को खुशी खुशी वरमाला पहनाते हैं और स्टेज पर हग करते हैं। तुषा प्यार से समर्थ की तरफ देखती है, जैसे उसने सच में अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी हो। फिर समर्थ उसकी मांग भरता है। दोनों साथ फेरे लेते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। पंडित जी, छोड़ दो उसको। पंडित जी, उसको शादी मेरे से करनी है, आपसे नहीं। विदाई के वक्त उसके पिता भीगी पलकों के साथ उसे गले लगाते हैं और इन आंसुओं के बीच तुषा खुशी खुशी गाड़ी में बैठकर विदा हो जाती है, क्योंकि उस वक्त उसे लग रहा था कि जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है अब वो हमेशा के लिए उसका हो गया है। भोपाल के कटारा हिल्स एरिया के बाग मुगलिया एक्सटेंशन का यही वो घर था जहां तुषा शादी करके आई थी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यही घर बाद में एक ऐसे मिस्टीरियस और डिस्टर्बिंग केस का गवाह बन जाएगा। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग The bizarre case of तुषार शर्मा। नोएडा की रहने वाली 33 साल की तुषा शर्मा ने MBA की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की। तुषा मिस पुणे रह चुकी थी और उसने कुछ तेलुगु फिल्म्स और एडवर्टीजमेंट में भी काम किया था। लेकिन एक्टिंग करियर में ज्यादा सक्सेस ना मिलने के बाद उसे दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया। इसी दौरान डेटिंग ऐप के थ्रू तुषा की मुलाकात भोपाल के क्रिमिनल लॉयर समर सिंह से हुई। दोनों के बीच बातें बढ़ी और चंद मुलाकातों में दोनों ने एक दूसरे को पसंद करते हुए अपनी फैमिलीज को बताया। दोनों परिवार मिले और 12 दिसंबर 2025 को दोनों की शादी हो गई। तुषा का परिवार उसके इस रिश्ते से बेहद खुश था, क्योंकि समाज में कहने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को इतने बड़े घर में भेजा था, जहां उनका दामाद समर सिंह भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, जबकि उसकी मां गिरिबाला सिंह रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जज रह चुकी थी और उस वक्त डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम बेंच की चेयरपर्सन थी। शादी के बाद तुषा भोपाल शिफ्ट हो गई और कटारा हिल्स के बाग मुगलिया एक्सटेंशन में अपने ससुराल में रहने लगी। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन मात्र कुछ ही दिनों में तुषा एक ऐसे काले राज से रूबरू होने वाली थी जिसने उसकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। शादी की शुरुआत में तुषा को भी लगा था कि शायद उसने अपनी लाइफ का एक स्टेबल और हैप्पी फेस चुना है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी, और वो भी बुरी तरह। शादी के दौरान जो समर्थ समाज को लविंग, केयरिंग और एक समझदार पार्टनर के रूप में दिख रहा था, जहां तुषा के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली उसे एक परफेक्ट जीवन साथी मान रही थी, जिसमें वो एक ऐसा बेटर हाफ दिख रहा था जिसके साथ कोई भी लड़की एक बेहतर जिंदगी गुजार सकती थी। लेकिन असल में समर्थ भोलेपन का सिर्फ एक नकाब पहने था और उसका असली रूप शादी होने के कुछ दिनों बाद ही दिखने लगा था। तुषा समर्थ से बेइंतहा प्यार करती थी, इसलिए उसने उसके आगे अपने करियर को भी इम्पोर्टेंस नहीं दी और शादी के बाद दिल्ली की अपनी जॉब छोड़ भोपाल में अपने हस्बैंड समर्थ के साथ सेटल हो गई। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से गुजरे और फिर जनवरी 2026 में दोनों 10 दिन के लिए हनीमून के लिए निकल गए। हनीमून पर जाते वक्त भोपाल एयरपोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसने समर्थ के असली रूप की एक हल्की सी झलक दे दी थी।
दरअसल तुषा से फ्लाइट बुकिंग में हुई देरी को लेकर समर्थ इतना भड़क गया कि उसने तुषा को एयरपोर्ट में ही जोर से धक्का दे दिया। यह बात तुषा के पेरेंट्स को पता चली, लेकिन उसे समर्थ का शॉर्ट टेम्पर या उस मोमेंट का एंगर समझकर इग्नोर कर दिया गया। हनीमून के शुरुआती दिन तो सही से रहे और एज यूजुअल दोनों के बीच एक इंटीमेट बॉन्ड बना, लेकिन वहां पर भी कुछ दिनों में समर्थ ने अपनी उस आदत से रूबरू करवाया जो उसने तुषा से छुपा कर रखी थी। दरअसल समर्थ एक बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट था और ऐसा कोई भी नशीला पदार्थ नहीं था जो वो ना लेता हो। और जब तुषा ने समर्थ को नशा करते पकड़ा तो समर्थ ने उल्टा तुषा को फोर्स किया कि वो भी उसके साथ नशा करे। तुषा को यकीन नहीं हो रहा था कि इसी शख्स को उसने अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चुना था। जब तुषा ने इसका विरोध किया और गलत कामों में साथ देने से मना किया तो समर्थ उसे बुरी तरह पीटने लगा। लव मैरिज कर हनीमून पर आई एक लड़की को अगर ऐसे हालातों का सामना करना पड़े तो दिल और दिमाग सब सुन पड़ जाता है। हनीमून से लौटकर जब तुषा ने अपनी सास गिरिबाला को इसके बारे में बताया तो उनका रिएक्शन तुषा के लिए विश्वास से परे था। असल में समर्थ की माँ को पहले से ही पता था कि उनका बेटा कितना बड़ा नशेड़ी है, और सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि उसकी आदतों के बारे में पूरा कोर्ट जानता था। आप कोर्ट में चले जाइए, किसी भी वकील से बात कीजिए कि समर्थ सिंह कैसा था। वो पहले बताएंगे भैया नशेड़ीबाज आदमी था, रोज शराब पीता था, रोज ड्रग्स लेता था, रोज गांजा लेता था। ये कोई भी बता देगा जिसको आप जानते नहीं है। यहाँ तक गिरिबाला ने कन्फ्रंटेशन में खुद एक्सेप्ट किया कि कॉलेज टाइम में ड्रग एडिक्शन के चलते उनके बेटे को 2 साल रिहैब में भी रहना पड़ा था। This came as a news to me because I was not aware what was happening under my very nose. 2 years he was behind in the college because of this very reason. लेकिन ये सभी बातें शादी के पहले छुपाकर रखी गईं, पर तुषा को अंदाजा भी नहीं था कि इससे भी बड़ा राज उससे छुपाकर रखा गया था और समर्थ का उससे शादी करना एक बहुत बड़ी चाल का हिस्सा था। तुषा जनवरी और फरवरी के महीने में अपने भाई की शादी की तैयारी करवाने के लिए अपने मायके भी गई। उस दौरान उसने अपने घर वालों को समर्थ की हरकतों के बारे में बताया, जिस पर घर वालों ने समझाया कि शुरुआत में थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। समर्थ अब खुलेआम नशा तो करने लगा था, साथ ही तुषा के रोकने टोकने पर उसे बुरी तरह मारता पीटता। वो 2 चेहरे लिए घूमता, जहां वो अपने इन लॉस यानी तुषा के पेरेंट्स के सामने बहुत ही आदर्शवादी होने का ढोंग करता, वहीं अपनी माँ के सामने बहुत शरीफ होने का दिखावा। जब तुषा अपनी सास गिरिबाला सिंह को समर्थ की हरकतों के बारे में बताती तो वो इस पर यकीन करने से मना कर देती, जबकि ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने बेटे की करतूतों के बारे में पता नहीं था। जब तुषा को अपनी अनप्लान प्रेगनेंसी का पता चला तो वो परेशान हो गई, क्योंकि वो ये बच्चा नहीं रखना चाहती थी और अबॉर्शन करवाने का सोचने लगी। लेकिन इसके पीछे तुषा का एक जेन्युइन रीजन था। दरअसल तुषा समर्थ के भयानक नशे की लत को देख चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि ऐसी सिचुएशन में बच्चा कंसीव करे जहां उसके होने वाले बच्चे के पिता के खून में नशे के चलते हर तरह की गंदगी दौड़ रही हो, क्योंकि इससे डिलीवरी के वक्त कॉम्प्लिकेशंस और होने वाले बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। लेकिन गिरिबाला सिंह तो ऑब्सेस थी कि उनका वंश आगे बढ़े, क्योंकि उनके बड़े बेटे का 6 साल पहले डिवोर्स हो चुका था और यह उनके परिवार का पहला वंश होता। इसलिए एबॉर्शन की बात सुनकर दोनों माँ बेटे भड़क गए। चूंकि तुषा ठान चुकी थी, इसलिए उसने खुद से ही जाकर एबॉर्शन करवा लिया। जब तुषा ने अपना एबॉर्शन करवा लिया तो उसका पति ही उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगा। वो कहने लगा कि यह किसका बच्चा था जो तू गिराकर आई है। एक औरत के लिए इस तरह की बातें सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स नहीं बल्कि उसकी मेंटल स्टेट को अंदर तक डैमेज कर देती हैं। तुषा 12 मार्च को अपने भाई की शादी अटेंड करने वापस मायके आ गई और पिता की बाईपास सर्जरी होने तक वहीं रुक गई। जब मार्च के ही महीने में वो वापस ससुराल लौटी तो वापस फिर से वही कलेश शुरू हो गया। समर्थ और उसके घर वाले बार बार तुषा को फील कराते थे कि उसकी फैमिली उनके स्टैंडर्ड की नहीं है। शादी में तुषा के घर वालों ने जो खर्चा किया था उसे लेकर भी कमेंट्स किए जाते। यहाँ तक समर्थ तुषा को मंथली एक्सपेंसेस के लिए पैसे तक नहीं देता था, जिस वजह से तुषा के पेरेंट्स को उसे ऑनलाइन पैसे भेजने पड़ते थे ताकि वो अपने बेसिक खर्चे चला सके। समर्थ जहाँ तुषा को गंदी गंदी गालियां देता और अपने दोस्तों के सामने उसे गंवार तक कहता, वहीं गिरिबाला सिंह उसके कैरेक्टर को लेकर बेहद घटिया और बेहुदे सवाल करती। यही कंटिन्यूअस ह्यूमिलिएशन और मेंटल टॉर्चर ने तुषा को डिप्रेशन में ढकेल दिया। वो इमोशनली टूट चुकी थी और शादी के कुछ ही महीनों बाद वो अपनी ही जिंदगी में अकेली और मेंटली ट्रैप महसूस करने लगी थी। इन बढ़ते टॉर्चर के चलते तुषा अपने पिता के साथ वापस अपने घर लौट गई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही समर्थ इमोशनल ब्लैकमेल कर तुषा को अपने साथ वापस ले गया। इस बार उसे लगा था कि शायद समर्थ में अब एक अच्छा बदलाव आ रहा है, क्योंकि कुछ हफ्तों पहले ही वो बेहद इमोशनल बातें करके उसे ले आया था।
कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। और वही हाल तुषा के इन लॉस का था, जहां उसकी सास और पति दोनों उसी रवैये पर आ गए। समर्थ उसे आए दिन मारता पीटता और वो लोग तुषा के पिता द्वारा तुषा के नाम किए गए लगभग 20 लाख रुपए के फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स को अपने नाम करने का प्रेशर डालते। तुषा ने फिर से अपने परिवार को इन लोगों के बर्ताव के बारे में बताया, इसलिए इस बार पानी को सर से ऊपर जाता देख तुषा का भाई अपनी मां के साथ तुषा के ससुराल पहुंचा। 22 अप्रैल को रिकॉर्ड हुई इस ऑडियो में तुषा का भाई हर्षित, जो इंडियन आर्मी में सर्विंग मेजर है, गिरिबाला सिंह से तुषा के साथ हो रही हैरेसमेंट को लेकर कन्फ्रंट करता है। लेकिन ऑडियो में जो सुनाई देता है वो सिर्फ डिस्टर्बिंग नहीं, हॉरिफाइंग है। ऑडियो में सामने आता है कि समर्थ बार बार तुषा को वेश्या के लिए यूज होने वाला एक बेहद गंदा और अपमानजनक शब्द कहकर बुलाता था। अब जब इस बात पर कन्फ्रंटेशन होता है तो गिरिबाला सिंह अपने बेटे को डिफेंड करती हैं और मानने को तैयार नहीं होती कि उनका बेटा ऐसा कह सकता है। वो अपनी बहू के कैरेक्टर पर सवाल उठाने को जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल्स देती हैं कि कुछ लोग सोशल लेडर को क्लाइम करने या फेवर लेने के लिए दूसरे लोगों के साथ सोते हैं, और फिर तुषा से पूछती हैं कि क्या उसने भी कभी मॉनेटरी बेनिफिट या फेवर के लिए किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है। Some people sell their bodies, so they earn. But some people do it to climb the social ladder. Is there any such thing? जरा सोचिए इस सवाल के पीछे की घटिया सोच को। और फिर भी जब तुषा इन सभी एलिगेशंस को डिनाई करती है तो भी गिरिबाला सिंह नहीं रुकती। वो तुषा से पूछती हैं कि शादी के बाद भी क्या तुम और लोगों के साथ सोओगी। Do you think it's a valid question to ask your bahu if she is going to hook up with other men? Why not? सिर्फ इतना ही नहीं, वो एग्रेसिवली ये जस्टिफाई करती हैं कि उन्हें अपनी डॉटर इन लॉ के पास पार्टनर्स के बारे में जानने का पूरा हक है। Is it not relevant to ask that after marriage also will it continue? Because sometimes it becomes a habit. यानी एक औरत का डेटिंग हिस्ट्री रखना उनकी नजर में ऑटोमेटिकली उसे मल्टीपल लोगों के साथ सोने की आदत बना सकता है, जबकि मोहतरमा का खुद का बेटा भी उसी डेटिंग ऐप पर था। वही ढोंगी बेटा जो कुछ महीने पहले ही शादी के दिन तुषा से मीठे मीठे वादे कर रहा था। It'll be harder for her to move because she's changing cities and move into a new home to live with new people. It's going to be tricky for her, and I hope I can make that process easy for her. और शादी के बाद उसे वेश्या बुला रहा था। सबसे शॉकिंग बात, ये सब किसी अनएजुकेटेड फैमिली में नहीं हो रहा था। ऐसी बातें एक रिटायर्ड जज के मुंह से निकल रही थी। एथिक्स और मोरालिटी की बात करने वाली ये वही गिरिबाला सिंह थी जो शादी वाले दिन बारात को इसलिए लेट लेकर आई थी क्योंकि उन्हें इंतजाम अपने स्टैंडर्ड का नहीं लगा, और इस सो कॉल्ड बेइज्जती को कंपनसेट करने के लिए उन्होंने तुरंत 10 लाख रुपए की डिमांड रखी थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी औकात, हमारा नाम खराब हो गया है, हमारा स्टैंडर्ड नहीं हुआ है, आपको हमको किसी तरह से इसको कॉम्पेसेट करना पड़ेगा। इन्होंने काफ़ी बड़ी डिमांड की, लेकिन जो लास्ट में जो थोड़ा निगोशिएशन करके डिमांड इनकी पहुंची 10 लाख रुपए की पहुंची, और मैं वहीं पर था, उसी रूम में था मैं। ऑडियो में यूज की गई लैंग्वेज इतनी डिग्रेडिंग और डिह्यूमनाइजिंग है कि सुनकर ही समझ आ जाता है कि तुषा किस एनवायरनमेंट में रह रही थी। तुषा ने धीरे धीरे गौर करना शुरू किया कि उसकी सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ का बर्ताव उसके अबॉर्शन करवाने के बाद और भी ज्यादा बिगड़ गया था। दरअसल गिरिबाला सिंह के लिए बहू शायद सिर्फ वंश बढ़ाने का एक जरिया थी। इसीलिए जब अनप्लान प्रेगनेंसी और अबॉर्शन की बात सामने आई तो वो इस बात पर गुस्से से भर गई थी। उनके लिए तुषा की मेंटल स्टेट या उसकी इमोशनल कंडीशन सेकेंडरी थी। इंपॉर्टेंट था तो सिर्फ बच्चा। तुषा ने यह भी नोटिस किया कि डेटिंग के दौरान जो समर्थ केयरिंग और एफेक्शनेट लगता था, शादी के बाद वो बिल्कुल बदल गया। वो हमेशा उखड़ा रहता, इमोशनली डिस्टेंट, जैसे तुषा का उसकी लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो। और जब बात करता भी था तो बेहद भद्दी गालियों और इंसल्ट के साथ, जैसे वो अंदर ही अंदर तुषा से नफरत करने लगा हो। लेकिन दुनिया के सामने वो एक आदर्श पति होने का नाटक भी करता। इसलिए तुषा ने अपनी माँ को मैसेज में लिखा भी था कि मुझे नहीं लगता कि अब समर्थ को मैं चाहिए हूँ। समर्थ की इन्हीं हरकतों से उसे एक ऐसा वाकया याद आया जिसे उस वक्त उसने एक धोखा समझा था। हमारी बहन ने, तुषा ने उसको स्टार्टिंग में ही एक लड़के के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में भी पकड़ा था। दरअसल हनीमून से लौटने के बाद एक दिन तुषा ने समर्थ को एक लड़के के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया। यस, एक लड़के के साथ। एक पल के लिए तुषा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, और जब उसने समर्थ और उस लड़के को कन्फ्रंट किया तो दोनों ने बात को घुमा दिया और एक्सक्यूज देने लगे। पर तब ये लगा कि शायद चलो धोखा हुआ होगा या ऐसा नहीं होगा। उस लड़के ने बात घुमा दी, बात कुछ और बना दी। उस वक्त तो तुषा को लगा कि उससे शायद धोखा हुआ होगा।
लेकिन अब जाकर उसे समझ आ गया था कि शादी के बाद समर्थ का बिहेवियर इतना अलग क्यों था। ये वो समर्थ नहीं था जिसे डेटिंग के दौरान तुषा मिली थी, क्योंकि शादी के बाद उसका बर्ताव बदलता चला गया। वो हमेशा उखड़ा रहता, दूर दूर सा, जैसे कि तुषा उसकी जिंदगी में कोई अस्तित्व ही ना रखती हो। यह एक अजीब तरह की दूरी थी जो उसने शादी के बाद बना ली थी, और अगर बात करता भी था तो जुबान पर सिर्फ गालियां होती थी। एक तरफ वो दिल ही दिल में तुषा से नफरत करता था, वहीं दूसरी तरफ समाज में आदर्श पति होने का दिखावा। यह एक क्लियर केस था लेवेंडर मैरिज का, जहां तुषा और उसके परिवार को शिकार बनाया गया था। लेवेंडर मैरिज यानी एक ऐसी शादी जहां अक्सर फैमिली अपनी बेटे या बेटी की एक्चुअल सेक्सुअलिटी को सोसाइटी से छुपाने के लिए एक नॉर्मल हेटेरोसेक्सुअल मैरिज का सहारा लेती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उनकी औलाद की सेक्सुअलिटी समाज के सामने आ गई तो वो उनके लिए बदनामी का सबब बन सकती है। इसलिए कई बार ऐसे परिवार एक ऐसे लड़की या लड़के को ढूंढते हैं जिसे धोखे में रखकर इस सच को छुपाया जा सके और फिर उससे शादी करवा कर सोसाइटी के सामने खुद को नॉर्मल दिखाया जा सके, ताकि परिवार की इमेज, रेपुटेशन और सोशल स्टेटस पर कोई सवाल ना उठा सके। और शायद इसीलिए गिरिबाला सिंह तुषा पर जल्दी बच्चा करने का प्रेशर डाल रही थी, क्योंकि एक बार बच्चा हो जाता तो समाज के सामने परफेक्ट मैरिज का एक नैरेटिव और स्ट्रांग हो जाता, और साथ ही वंश भी बढ़ जाता। और शायद यही वजह थी कि जैसे ही तुषा प्रेग्नेंट हुई, समर्थ धीरे धीरे अपने असली रंग में आने लगा। शादी का फसाड टूटने लगा, इमोशनल डिस्टेंस, इंसल्ट, एग्रेशन और हेटरेड खुलकर सामने आने लगे, क्योंकि सच ये था कि तुषा उसके लिए पार्टनर कम सिर्फ एक सोशल कवर ज्यादा थी। जिंदगी के इस दौर में पहुंचकर तुषा ने मन बना लिया था कि वो अब इस फरेब के बीच नहीं रह सकती और हर हाल में उसे यहां से निकलना है। 7 मई 2026 यानी थर्सडे की रात लगभग 3 बजे तुषा अपनी मां को गुहार लगाते हुए मैसेज करती है कि मां, आप मुझे यहां से लेने आ जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि समर्थ को अब मैं चाहिए हूं। पता नहीं अब मैंने क्या किया है, क्योंकि समर्थ ने कहा है कि वो उसे 1 साल से झेल रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा मम्मी कि मैं क्या करूं। तुषा ने डायरेक्ट ट्रेन लेकर अपनी मां से भोपाल आने को कहा, ताकि वो उनके साथ घर को निकल जाए, यानी उसके लिए खुद से उस घर से निकलना पॉसिबल नहीं था। तुषा ने स्पेशली कहा कि आप अकेले ही आना, जैसे वो किसी कन्फ्रंटेशन या किसी बड़े बवाल से डर रही हो। 9 मई यानी सैटरडे तक आते आते तुषा सिर्फ इमोशनली हर्ट नहीं थी, वो मेंटली कोलैप्स होने के एज पर पहुंच चुकी थी। इस बार उसने अपनी मां को बताया कि समर्थ उसे पूछ रहा है कि किसका बच्चा था जो अबॉर्ट किया है, यानी अब उसके कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। पर बदले में तुषा की मां ने कहा कि जाने दे, इग्नोर किया कर। तुषा फिर लिखती है कि मम्मी, यहाँ पर मैं बस पागल हो जाऊंगी, मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा है। लेकिन तुषा की मां बार बार उसे अम्मा यानी समर्थ की मां से बात करने के लिए कहती। तुषा ने ये बताया भी कि उसकी सास डिनाई कर जाती है कि उनका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। तुषा बताती है कि समर्थ चाहता है कि पापा नाक रगड़कर माफी मांगे, यानी बात सिर्फ अब डिसरिस्पेक्ट की नहीं थी, बल्कि तुषा के परिवार की ह्यूमिलिएशन ओपनली मांगी जा रही थी। लेकिन इसके बाद भी तुषा की मां का बड़ा ही एब्सर्ड सा रिस्पॉन्स था, पापा मांग लेंगे, सॉरी तो बोल ही देते हैं पापा। यानी एक मां को यह ज्यादा एक्सेप्टेबल लग रहा था कि बेटी का पिता जाकर माफी मांग ले, लेकिन उनकी बेटी ये सब सहती रहे, क्योंकि ससुराल छोड़ घर लौट आई बेटी तो समाज में उनकी इज्जत कम कर देगी। तुषा बताती रही कि उसे घुटन हो रही है, ना ये लोग हंसने देते हैं और ना रोने। लेकिन माँ सब कुछ देखते समझते हुए भी सिर्फ दिलासा देती रही कि सब अच्छा हो जाएगा। वो तो उल्टा तुषा को ही समझाती कि तू समर्थ से बात कर, गुस्से से नहीं, अच्छे से। समर्थ अभी गुस्सा है, उनका मूड अच्छा हो जाएगा तो फिर तुझे अच्छा लगेगा। तुषा ने अपने पिता से भी इस बारे में बात की, जिसमें उनका भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा जवाब था, कीप कूल, डू नॉट पैनिक, बिहेव मैच्योर, ऑल दीज बेसिक्स आर रिक्वायर्ड। तुषा कहीं ना कहीं हताश थी और उसे समझ आ गया था कि उसकी स्थिति से उसे खुद ही उबरना होगा। शनिवार यानी 9 मई 2026 को तुषा ने अपनी कजिन मीनाक्षी को टेक्स्ट करते हुए कहा कि आई एम ट्रैप्ड ब्रो, बस तू मत फंसना, कांट टॉक मच, आई विल कॉल व्हेन द टाइम इज राइट। लेकिन जिस सही वक्त की वो बात कर रही थी वो कभी नहीं आने वाला था। तुषा ने अपने भाई हर्षित को भी फोन करके बताया कि पिछले 8 दिनों से उसे लगातार मेंटली हैरेस किया जा रहा है, छोटी छोटी बातों पर उसका अपमान किया जा रहा है और सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि वो भोपाल छोड़कर नोएडा वापस आना चाहती है। इस पर उसके भाई ने उसे नोएडा नहीं बल्कि अपने पास अजमेर आने को कहा, जहां उस वक्त उसकी पोस्टिंग थी। इसी वजह से तुषा ने 12 मई की सुबह 9:52 पर भोपाल जयपुर एक्सप्रेस में अपना रिजर्वेशन भी करवाया, जिससे वो 2 दिन बाद
15 मई को अजमेर जाने वाली थी अपने भाई के पास। वो इस नरक से निकलने के ख्याल से ही अंदर ही अंदर खुश हो गई थी। शायद बहुत दिनों बाद उसे लगा था कि अब वो इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर जा पाएगी, और इसी एक्साइटमेंट में उसने दोपहर को ब्यूटी पार्लर जाने का प्लान बनाया, जो उसके घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। दोपहर करीब 3 बजे तुषा वहां पहुंची और वहां पर उसने कई घंटे बिताए। वहां की सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई वीडियोस में वो नजर आती है, जिसमें वो बिल्कुल काम और रिलैक्स दिख रही है। ना उसके चेहरे पर कोई पैनिक था और ना ही एक्सट्रीम डिस्ट्रेस जैसी मेंटल स्टेट। यानी उस वक्त तुषा किसी लास्ट मोमेंट वाले बिहेवियर में नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की की तरह दिख रही थी जो मेंटली इस घर से निकलने की तैयारी कर चुकी थी। शाम 6:15 बजे तुषा वहां से घर को लौटी और ग्राउंड फ्लोर पर टीवी देखने लगी। देर शाम उसकी माँ का फोन आ गया और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर उनसे सुकून से बात करने के लिए छत पर चली गई। रात करीब 10:05 पर उसने अपनी माँ से कहा कि अब वो बहुत परेशान हो चुकी है और उससे ये सब सहन नहीं होता। तुषा बात कर ही रही थी कि तभी कॉल के दौरान समर्थ वहां आ गया और अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। उसके बाद फैमिली ने तुषा को बार बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। समर्थ और उसकी मां गिरिबाला सिंह को भी कई कॉल्स किए गए, पर किसी ने भी फोन नहीं उठाया। लगभग 10:20 पर तुषा की सास गिरिबाला सिंह का कॉल आता है और वो बताती है कि तुषा सांस नहीं ले रही है और उसे एम्स ले जाया जा रहा है। लगभग 15 मिनट बाद ही गिरिबाला सिंह का फिर से फोन आता है, जहां वो बताती है कि तुषा की मौत हो गई है। तुषा के ससुराल वालों ने तुषा को ही अपनी मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया था, लेकिन मौजूद सबूत, लॉजिक और बनाए गए झूठ ने इस केस में सिर्फ सवाल ही सवाल खड़े कर दिए थे। और सबसे बड़ा सवाल था पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर। ऐसे केसेस में नॉर्मली क्राइम सीन इमीडिएटली सील किया जाता है, एफएसएल टीम बुलाई जाती है और हर एविडेंस साइंटिफिकली प्रिजर्व किया जाता है। लेकिन यहाँ शुरुआती घंटों में ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया और ना ही इसकी कोई डिटेल्स शेयर की गई, जैसे हम अब तक बाकी केसेस में देखते आए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे शॉकिंग ब्लंडर था मेन एविडेंस को लेकर। पुलिस को क्राइम सीन से जो बेल्ट मिली उसे उन्होंने सीज तो कर लिया, लेकिन फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए डॉक्टर्स को नहीं भेजा। और यह कोई छोटी प्रोसीजरल मिस्टेक नहीं थी, ये इन्वेस्टिगेशन का सबसे क्रूशल पार्ट था, क्योंकि ऐसे केस में सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक प्रोसेस होता है इंजरी मार्क्स का कंपैरिजन। यानी बॉडी पर जो निशान मिले हैं, क्या वो सच में उसी ऑब्जेक्ट से बने हैं जिसे घटना का कारण बताया जा रहा है। बेल्ट का मटेरियल स्किन पर एक स्पेसिफिक टाइप का फॉरेंसिक पैटर्न छोड़ता है। अगर ये ऑब्जेक्ट डॉक्टर्स के पास होता तो वो साइंटिफिकली चेक कर सकते थे। यानी जिस एविडेंस से सच सामने आ सकता था, वही एविडेंस फॉरेंसिक स्क्रूटनी से बाहर आ। गौर करने वाली बात है कि पोस्टमार्टम 13 मई को हुआ, लेकिन पुलिस ने वो बेल्ट 15 मई तक फॉरेंसिक्स में नहीं भेजी। तो फिर बिना बेल्ट देखे डॉक्टर्स ने कॉज ऑफ डेथ कैसे डिक्लेयर कर दिया। तुषा की फैमिली ने यह भी खुलासा किया कि पोस्टमार्टम के दौरान गिरिबाला की बहन, जो कि एक सीनियर डॉक्टर हैं, वो वहां मौजूद थी, जिससे पूरी पॉसिबिलिटी थी कि जांच में छेड़खानी हुई हो। दूसरा बड़ा सवाल था पुलिस को घर से तुषा के किसी भी तरह के रिटर्न नोट का ना मिलना, जबकि चैट्स और एलिगेशंस के अकॉर्डिंग तुषा लगातार मेंटल टॉर्चर फेस कर रही थी। तो ऐसे में नेचुरली सवाल उठता है कि ऐसा कदम उठाने से पहले उसने किसी को रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं ठहराया, या कोई नोट था जो मिला ही नहीं। फिर जब शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें फिंगर्स, रिस्ट, फोर आर्म्स और हेड पर मल्टीपल इंजरी मार्क्स का जिक्र था। इनफैक्ट जब हमने बॉडी की इमेजेस देखी तो उसमें तुषा के होंठ, हाथ और कान नीले पड़े दिख रहे थे। ये सभी एंटीमॉर्टम इंजरीज थी, यानी तुषा को तब दी गई थी जब वो जिंदा थी। लेकिन एम्स भोपाल ने पोस्टमार्टम के दौरान इन ब्लंट फोर्स इंजरीज का डिटेल डायसेक्शन ही नहीं किया, जिससे पता चल पाता कि ये चोटें कितनी डीप, कितनी पुरानी और किस फोर्स से आई हैं। इनफैक्ट नेक और सर्वाइकल स्ट्रक्चर्स का प्रॉपरली रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ। गले पर जो इंजरीज मिली उनका लिगेचर मटेरियल के साथ प्रॉपर साइंटिफिक कोरिलेशन ही एस्टैब्लिश नहीं किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रिजर्व्ड विसरा सैंपल्स को टॉक्सिकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए भी नहीं भेजा गया। मतलब बॉडी में किसी ड्रग, पॉइजन या केमिकल सब्सटेंस की पॉसिबिलिटी को लेकर भी क्लियर फॉरेंसिक कंक्लूजन नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तुषा की हाइट 166 सेंटीमीटर मेंशन की गई, लेकिन फैमिली के अकॉर्डिंग तुषा की एक्चुअल हाइट करीब 172-173 सेंटीमीटर थी, यानी बेसिक डिटेल्स तक गलत थी। और यही बात जब मीडिया में उठाई गई तो पुलिस कमिश्नर का कहना था कि हाइट का गलत होना मैटर नहीं करता, जबकि इन महाशय को यह पता होना चाहिए कि ऐसे केसेस में हाइट तो सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट विक्टिम की हाइट, लिगेचर यानी रोप की लेंथ और सस्पेंशन पॉइंट की हाइट मेजर करके मैथमेटिकली रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि ऐसा होना फिजिकली पॉसिबल था या नहीं।
कहीं मर्डर कर इसे स्टेज तो नहीं कर दिया गया। इसीलिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में हाइड की गलती कोई छोटी नहीं होती, बल्कि इस पर केस का सच डिपेंड करता है। अब अगला सवाल था डेथ की टाइमिंग को लेकर, क्योंकि हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग तुषा की बॉडी रात 12:05 पर डेड कंडीशन में लाई गई थी, जबकि गिरिबाला सिंह ने कहा कि वो 10:50 पर हॉस्पिटल पहुंच गई थी। यानी ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा का गैप सामने आता है। तो आखिर घर से चंद दूरी पर मौजूद हॉस्पिटल तक ले जाने में इनको इतनी देर क्यों लगी? पुलिस को सबसे पहला कॉल गिरिबाला सिंह या समर्थ की तरफ से नहीं, बल्कि तुषा के परिवार की तरफ से गया था। सोचिए, एक रिटायर्ड जज जिसे कानून के हर बेसिक प्रोसीजर की नॉलेज है, उसकी डॉटर इन लॉ की सस्पिशियस डेथ होती है, लेकिन पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म करने की बजाय वो खुद को और अपने बेटे को बचाने में लग जाती है। तुषा की फैमिली लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी। उन्हें एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के पास भेजा जा रहा था। तुषा की फैमिली ने बताया कि इस डिले के दौरान एविडेंस टैंपर किए गए, क्योंकि डेथ कंफर्म होने के बाद समर्थ और उसकी मां गिरिबाला 1 घंटे तक गायब रहे। पुलिस ने ना तो क्राइम सीन को इमीडिएटली प्रिजर्व किया था और ना ही इनिशियल आवर्स में अर्जेंसी जो दिखानी चाहिए थी वो दिखाई थी। आखिरकार 3 दिन निकल गए और जब पब्लिक प्रेशर एंड मीडिया अटेंशन बढ़ने लगा, तब जाकर 15 मई को रात करीब 2:30 पर डाउरी डेथ की एफआईआर रजिस्टर हुई। यानी एक सो कॉल्ड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो आइडियली इंसिडेंट के तुरंत बाद फाइल होनी चाहिए, उसे दर्ज होने में लगभग 3 दिन लग गए। और जब इस डिले पर सवाल उठते हैं तो पुलिस का एक्सप्लेनेशन आता है कि स्टाफ बयान दर्ज करने में बिजी था। क्या 3 दिन तक सिर्फ स्टेटमेंट्स ही लिए जा रहे थे? तुषा के परिवार ने यह भी एलिगेशन लगाए कि पुलिस वाले गिरिबाला सिंह के पैर तक छू रहे थे। यह केस दिखा रहा था कि कैसे पावरफुल पोजीशन में बैठे लोग अपनी ताकत का गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं और कैसे पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों के आगे भीगी बिल्ली बना उन्हें खुद ही बचाता रहता है। इससे साफ लग रहा था कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में जानबूझकर डिले की, और इसका प्रूफ था कि एफआईआर ऑफिशियली रजिस्टर होने से पहले ही गिरिबाला सिंह की तरफ से एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी गई थी और हियरिंग डेट मिलने के बाद ही एफआईआर दर्ज हुई। अब ये ऑब्वियस है कि अगर एफआईआर ऑफिशियली हुई नहीं थी तो एक्यूज साइड को इतनी एडवांस लीगल प्रिपरेशन कैसे पता थी? क्या उन्हें पहले से सिग्नल मिल चुका था कि क्या होने वाला है? एफआईआर दर्ज होने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही गिरिबाला सिंह को 50,000 के बॉन्ड पर एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। कोर्ट में उनके फेवर में ये आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि उनकी एज ज्यादा है, वो जुडिशरी में बड़े पद पर रह चुकी हैं, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उनके फरार होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ तुषा के परिवार ने बताया कि उनको धमकी दी गई कि 30 आदमी से पिटवा देंगे। सिचुएशन इतनी टेंस हो गई थी कि हर्षित को अपने फैमिली फ्रेंड्स और कलीग्स को बुलाना पड़ा ताकि फैमिली की सेफ्टी इंश्योर हो सके। समर सिंह की एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन पुलिस ने उसे फिर भी हिरासत में नहीं लिया, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया और फिर पुलिस ने खाना पूर्ति के लिए उस पर पहले 10,000 और फिर 30,000 का इनाम रख दिया। और इसी वजह से लोगों के मन में और सवाल खड़े होने लगे कि क्या इन्वेस्टिगेशन शुरू से ही इतनी स्लो थी ताकि एक्यूज साइड को टाइम मिल सके, ताकि नैरेटिव सेट किया जा सके, एविडेंस हैंडल किए जा सके और लीगल प्रोटेक्शन अरेंज की जा सके। अब हम डिटेल में एक एक कर तुषा की मदर इन लॉ गिरिबाला सिंह की अपनी सफाई में कही गई सारी बातें, सारे क्लेम्स, सारे फैक्ट्स और पेश किए गए सारे एविडेंसेस को एक एक कर लॉजिकल रीजनिंग से कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ताकि एंड तक आप खुद ही समझ जाओ कि इस केस की असलियत क्या है। अब सबसे पहली बात उस सीसीटीवी फुटेज की जिसे पुलिस ने ऑफिशियली पब्लिक नहीं किया था, बल्कि यह एक्यूज की तरफ से मीडिया में लीक हुआ, क्योंकि रिटायर्ड जज होने के नाते गिरिबाला सिंह ये जानती थी कि किसी केस में पकड़ बनाने से पहले मीडिया ट्रायल जीतना और जनता का रुख अपनी ओर मोड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये है कि सीसीटीवी में दिख रहा टाइम स्टैम्प इनकरेक्ट है, इसलिए एग्जैक्ट टाइमिंग पर फोकस करना जरूरी नहीं। फोकस जरूरी है तो इवेंट्स के सीक्वेंस पर। फुटेज में तुषा हाथ में हेडफोन लिए सीढ़ियों से टेरेस की तरफ जाती हुई नजर आती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज काम और कंपोज थी, लेकिन यहाँ असली सवाल शुरू होते हैं, क्योंकि कैमरा सिर्फ उसे छत की तरफ जाते हुए दिखाता है, लेकिन छत खुद फुटेज में कवर ही नहीं है, यानी एक ब्लाइंड स्पॉट था। इस बीच ऊपर क्या हुआ? क्या तुषा टेरेस पर अकेले थी? क्या कोई और वहां ऑलरेडी मौजूद था? क्या किसी और रूट से कोई टेरेस पर गया? इनमें से किसी भी सवाल का जवाब फुटेज नहीं देती, क्योंकि पूरी फुटेज कभी सामने लाई नहीं गई। लेकिन फिर भी इस फुटेज को डायरेक्ट प्रूफ की तरह प्रेजेंट किया गया। यह फुटेज रिलीज करने से पहले इस तरह से एडिट की गई जिसमें यह फुटेज डायरेक्ट जंप करके उस सीन पर आ जाती है जहां समर तुषा को सीपीआर देते और फिर एक पड़ोसी और हाउस हेल्प मदद करते नजर आते हैं। लेकिन यहाँ भी बहुत बड़े अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे तुषा को सबसे पहले किसने देखा, उसे नीचे किसने उतारा,
और अगर वो उस वक्त तक जिंदा थी तो एम्बुलेंस को इमीडिएटली कॉल क्यों नहीं किया गया? जब तुषा को सीपीआर दिया जा रहा था तब गिरिबाला सिंह कामली वहां से गुजरते हुए नजर आती हैं। वो एक रूम में जाती हैं, कुछ सेकंड्स तक रुकती हैं, फिर बाहर निकलकर नीचे चली जाती हैं। अब बताइए कि ऐसी सिचुएशन में एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन क्या होता है? ऑब्वियसली पैनिक, शॉक, मदद करना, एम्बुलेंस को कॉल करना, कम से कम रुक कर यह देखना कि आखिर हुआ क्या। लेकिन यहाँ बिहेवियर बिल्कुल अपोजिट नजर आता है। ना अर्जेंसी, ना विजिबल पैनिक, ना इमोशनल रिएक्शन। और नेचुरली यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो उस रूम में क्या करने गई थी? क्या वहां कोई क्रूशियल एविडेंस था? क्या वहीं पर वही बेल्ट थी जो बाद में पोस्टमार्टम तक नहीं पहुंची? यह कोई एजम्पशंस नहीं, ये वही लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो खुद फुटेज रेस करता है। घर के सिर्फ एक ही कैमरा की फुटेज, वो भी सिलेक्टेड पार्ट की, क्यों रिलीज की गई? ताकि ये दिखा सकें कि अरे हम तो तुषा को बचा रहे थे, हम तो बहुत मासूम हैं। आखिर बाकी कैमरास की फुटेज कहाँ है? क्या कोई कैमरा कन्वीनियंटली ऑफ था और पुलिस ने इस एंगल को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे उन्हें इन्वेस्टिगेशन की बेसिक्स ही ना पता हो? इस पॉइंट से जुड़ी इंपॉर्टेंट बात वो 46 मोबाइल नंबर्स की लिस्ट थी जो तुषा के फादर ने मीडिया के सामने रिलीज की। ये मोबाइल नंबर्स कई जजेस और इन्फ्लुएंशियल लोगों के थे जिन्हें गिरिबाला सिंह ने तुषा की मौत के अगले दिन यानी 13 मई को कॉल्स किए थे। इनमें एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का भी नंबर था जिनसे मल्टीपल बार बात हुई, और एक नंबर मध्य प्रदेश की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जुड़े एक जज का भी बताया गया। बट सरप्राइजिंग थिंग वॉज कि उस लिस्ट में 2 नंबर्स सीसीटीवी फुटेज इंस्टॉल करने वाले टेक्नीशियंस विनोद वानी और रोहित विश्वकर्मा के थे। यानी तुषा की मौत के बाद सीसीटीवी टेक्नीशियंस तक को कॉल किए गए। अब जब मीडिया ने इस पर सवाल उठाया तो गिरिबाला सिंह की तरफ से सफाई दी गई कि ये सभी कॉल्स कॉन्डोलेंस और सांत्वना देने के लिए आ रहे थे। लेकिन वो क्या सीसीटीवी टेक्नीशियन से भी सांत्वना ले रही थी? आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन की शुरुआती जिम्मेदारी उस ऑफिसर को दी गई थी जिसके खुद के कंडक्ट पर पहले ही सवाल उठ चुके थे। तुषा की मौत वाली रात सबसे पहले स्पॉट इंस्पेक्शन एसआई दिनेश शर्मा ने किया था। फंदे की जब्ती भी उन्होंने ही बनाई, लेकिन वही ऑफिसर ना तो टाइमली सीसीटीवी फुटेज सीज कर पाया और ना ही पोस्टमार्टम के वक्त हैंगिंग बेल्ट को एम्स तक लेकर पहुंचा। यही दिनेश शर्मा पहले भी कंट्रोवर्सीज में रह चुका था, जब अयोध्या नगर थाने में पोस्टिंग के दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें यह कुछ संगठन के लोगों के साथ जिम में घुसकर यह कह रहा था कि उस जिम में मुस्लिम ट्रेनर्स को नहीं रखा जाएगा। वीडियो वायरल होने के बाद उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी हुआ था, लेकिन फिर भी इतने सेंसिटिव केस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन उसी ऑफिसर को दी गई जिसके कंडक्ट पर पहले से ही सवाल लगे हुए थे। यानी जिस इन्वेस्टिगेशन पर ऑलरेडी इन्फ्लुएंस और मिसहैंडलिंग के एलिगेशन लग रहे थे, उसकी क्रेडिबिलिटी और भी वीक पड़ती नजर आई। अब गिरिबाला सिंह अपनी सफाई में मीडिया के सामने एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन प्रेजेंट करती हैं ताकि ये नैरेटिव सेट किया जा सके कि तुषा मेंटली अनस्टेबल थी, ड्रग एडिक्ट थी और ट्रीटमेंट पर चल रही थी। लेकिन अगर इस पेपर को ध्यान से देखा जाए तो ये डिफेंस को सपोर्ट कम और कॉन्ट्राडिक्ट ज्यादा करता है। ऊपर से तुषा की टॉक्स रिपोर्ट में ऐसे किसी भी तरह के ड्रग्स का कोई ट्रेस नहीं मिला। सबसे पहला लूप होल खुद डायग्नोसिस में ही छुपा हुआ है। प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर ने टेनेटिव डायग्नोसिस में लिखा है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। अब एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का मतलब होता है किसी एक्सटर्नल स्ट्रेस, ट्रॉमा या सीवियर पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डेवलप हुआ साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। यानी ये कोई क्रॉनिक इंसैनिटी, बाइपोलर डिसऑर्डर या लाइफ लॉन्ग मेंटल इलनेस का डायग्नोसिस नहीं है। मतलब जिस पेपर को यूज करके तुषा को पागल प्रूव करने की कोशिश की जा रही थी, वही पेपर इनडायरेक्टली ये कंफर्म करता है कि वो किसी सीवियर एक्सटर्नल स्ट्रेस से गुजर रही थी। और ये एग्जैक्टली वही बात है जो तुषा चैट्स में बार बार कह रही थी कि उसकी लाइफ इन लोगों की वजह से नरक बन चुकी है। दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन, जहां गिरिबाला सिंह ने मीडिया में और अपनी बेल प्ली में लिखा था कि तुषा ड्रग एडिक्ट थी और नारकोटिक्स के बिना उसके हाथ पैर कांपते थे। अब अगर पेशेंट जेन्युइनली नारकोटिक्स एडिक्ट होता तो प्रिस्क्रिप्शन में डी एडिक्शन मेडिसिन होती, विड्रॉल मैनेजमेंट होता, एडिक्शन प्रोटोकॉल होता। लेकिन यहाँ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन क्या हैं? एंटी एंजाइटी ड्रग्स, सेडेटिव्स और एंटी डिप्रेसेंट। यानी डॉक्टर तुषा का ट्रीटमेंट एडिक्शन के लिए नहीं बल्कि एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए कर रहे थे। तीसरा लूप होल खुद उस प्रिस्क्रिप्शन पेपर की कंडीशन में है। मीडिया में सामने आया ये पेपर अननेचुरली प्रिस्टीन कंडीशन में दिख रहा है, ना फोल्ड्स, ना हैंडलिंग मार्क्स, ना फार्मेसी स्टैंप। और इंडिया में एटिजोलम और क्लोनाजिपैम जैसे शेड्यूल एच ड्रग्स डिस्पेंस करते वक्त फार्मासिस्ट नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन पर स्टैंप या क्वांटिटी मार्किंग करते हैं ताकि सेम प्रिस्क्रिप्शन बार बार यूज ना हो। लेकिन इस पेपर पर ऐसा कुछ नहीं था। यानी पॉसिबिलिटी ये भी खड़ी होती है कि यह एक फ्रेश प्रिंट आउट हो या मेडिसिन कभी इस प्रिस्क्रिप्शन से परचेज ही ना की गई हो। फिर आती है टाइमलाइन, जहां प्रिस्क्रिप्शन की डेट्स डेथ से सिर्फ कुछ दिन पहले की है।
अगर डिफेंस ये प्रूव करना चाहता था कि तुषा एक लॉन्ग टर्म होपलेस मेंटल पेशेंट थी, तो यह डेट्स उल्टा अपोजिट स्टोरी बताती हैं। ये दिखाता है कि डेथ से कुछ दिन पहले ही तुषा एक्टिवली साइकेट्रिक हेल्प ले रही थी, एग्जैक्टली उसी वक्त जब चैट्स में वो लिख रही थी कि उसे बहुत घुटन सी लग रही है। अगर आप इन चैट्स को ध्यान से देखो तो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज सामने आती है। तुषा को सिर्फ हैरेसमेंट का डर नहीं था, उसे शायद अंदाजा हो चुका था कि अगर फ्यूचर में उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसकी इमेज को ही डैमेज कंट्रोल के लिए यूज किया जाएगा। एक चैट में वो लिखती है कि इन सबको ये लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ, इसलिए मेरा मूड खराब रहता है। लेकिन उसके तुरंत बाद वो खुद ही इस बात की सफाई भी देती है और एक्सप्लेन करती है कि उसका ब्रेकडाउन उसके इमोशनल ट्रॉमा की वजह से है, जहाँ उसका हस्बैंड उसे इग्नोर करता है और घर का एनवायरनमेंट उसे मेंटली सफोकेट कर रहा है। एंड लास्टली, साइकियाट्रिक डायग्नोसिस और प्रिस्क्रिप्शन एक प्राइवेट डॉक्टर और पेशेंट के बीच का रिकॉर्ड था। ऐसे में इतनी कॉन्फिडेंशियल मेडिकल डिटेल्स गिरिबाला सिंह के पास आई कैसे? तुषा पर उसके फादर के दिए हुए इन्वेस्टमेंट्स और शेयर्स, जिनकी वैल्यू करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है, उन्हें ट्रांसफर करने का प्रेशर था। साथ ही एक्सपेंसिव कार की डिमांड्स की बात भी सामने आई। लेकिन दूसरी तरफ गिरिबाला सिंह कोर्ट और मीडिया में 1,05,000 के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखाकर ये प्रूफ करने की कोशिश करती हैं कि तुषा का हैरेसमेंट नहीं हो रहा था। अब 1,05,000 को अगर 6 महीनों में डिवाइड करो तो ये रफली 17-18 हज़ार रुपए पर मंथ बनता है। एक अपर मिडिल क्लास घर जहां हस्बैंड लॉयर हो और सास रिटायर्ड जज, ये कोई लग्जरी सपोर्ट नहीं, बस बेसिक एक्सपेंसेस जितना अमाउंट है। और डिफेंस खुद मानता है कि तुषा मिसकैरेज, साइकियाट्रिक स्ट्रेस और मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजर रही थी। तो सवाल ये आता है कि क्या ये सच में पॉकेट मनी थी? दरअसल तुषा की फैमिली ने बताया कि समर्थ कई बार अपना सामान वगैरह खरीदने के लिए जानबूझकर पैसे तुषा के अकाउंट में ट्रांसफर करवाता था। यानी एक तरफ लाखों के इन्वेस्टमेंट और एसेट पर नजर थी और दूसरी तरफ थोड़े से ट्रांसफर किए गए पैसों को प्रूफ ऑफ केयर बताना। एक्चुअली अब्यूजिव हाउसहोल्ड्स में ये एक कॉमन डाउरी स्मोक स्क्रीन होता है, जिसमें बाहर से नॉर्मल और केयरिंग इमेज मेंटेन की जाती है, लेकिन अंदर विक्टिम को फाइनेंशियली डिपेंडेंट और कंट्रोल रखा जाता है। और गिरिबाला सिंह जैसे रिटायर्ड जज को ये बात अच्छे से पता थी कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस कोर्ट में कितनी क्लीन इमेज क्रिएट करते हैं। गिरिबाला सिंह मीडिया में बार बार कहती कि उस वक्त वो अपनी डॉटर इन लॉ को बचाने की जल्दी में थी, लेकिन ऐसी अर्जेंसी उनकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं दिख रही थी। ऊपर से हॉस्पिटल पहुंचने में 1.5 घंटे से ज्यादा का गैप क्यों आया? और घर आकर समर्थ ने गाड़ी क्यों धोई? क्योंकि उस पूरे वक्त पूरा फोकस सबूतों को मिटाने में था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ढीलापन, गिरिबाला सिंह की बेल लेना और फिर समर्थ का भाग जाना सब प्लान होता चला गया। शायद समर्थ इसलिए भी भागा होगा ताकि उसकी बॉडी में चोटों के निशान हील हो सके और उसके ब्लड में मौजूद ड्रग्स के ट्रेसेस मिट सके। खुद के गुनाहों में पर्दा डालते हुए मीडिया इंटरव्यूज में भी गिरिबाला सिंह लगातार बेहूदे स्टेटमेंट्स देती नजर आई। वो कहती हैं कि शुरू में तुषा और उसका परिवार संस्कारी लगा, लेकिन बाद में पता चला वो सिर्फ एक्ट कर रही थी क्योंकि वो ग्लैमरस फील्ड से थी। एक जगह वो अपने बेटे को बेचारा बताते हुए कहती है कि समर तो रो भी नहीं पा रहा था और तुषा ने उसे बाप बनने का सुख तक नहीं दिया। वो एक तरफ मीडिया में अपने बेटे को इनोसेंट बताती हैं, वहीं दूसरी तरफ ओपनली कहती हैं कि समर्थ पुलिस के सामने तुरंत नहीं आएगा क्योंकि उसे अपनी लिबर्टी बचाने का पूरा राइट है और पहले वो लॉ के अंडर अवेलेबल रेमेडीज को एग्जॉस्ट करेगा। आयरनी देखिए कि एक तरफ वो कहती है कि उन्हें अपनी बहू के लिए शोक मनाने का वक्त ही नहीं मिला और दूसरी तरफ हर इंटरव्यू में बिना प्रूफ तुषा को अनस्टेबल, प्रॉब्लमैटिक और क्रूअल पोर्ट्रे करती रहती हैं और हर बार उनकी बात फिर वहीं आकर रुकती है। कुल, वंश, पेरेंटहुड, जैसे उनके लिए सबसे बड़ा दर्द तुषा की मौत नहीं बल्कि उनके बेटे का बाप न बन पाना हो। एक रिटायर्ड महिला जज का नेशनल मीडिया में बैठकर इस तरह का जस्टिफिकेशन और विक्टिम ब्लेमिंग करना पूरे देश का खून खौला गया। तुषा केस में अब इन्वेस्टिगेशन एक नए और काफी सीरियस मोड़ पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के बाद एम्स दिल्ली की एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम भोपाल पहुंची, जहां तुषा का सेकंड ऑटोप्सी कंडक्ट किया गया। तुषा के परिवार ने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे और इसी वजह से दूसरी ऑटोप्सी की डिमांड की गई थी। आखिरकार पोस्टमार्टम का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तुषा का नम आंखों से अंतिम संस्कार कर दिया गया। समर्थ सिंह, जो लगभग 10 दिनों तक पुलिस से बचता रहा, आखिरकार 22 मई को जबलपुर कोर्ट में सरेंडर कर देता है, जिसके बाद उसे कस्टडी में ले लिया जाता है। इसी बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी उसके लॉ लाइसेंस को इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड कर दिया और कहा कि उसके एक्शंस और इन्वेस्टिगेशन से बचने की कोशिश ने लीगल प्रोफेशन की इंटीग्रिटी को डैमेज किया है। दूसरी तरफ एसआईटी के इंटरोगेशन में समर्थ सिंह ने कई बड़े क्लेम्स किए, लेकिन उसके क्लेम्स में कई कॉन्ट्राडिक्शंस मिले और कई फैक्ट्स गिरिबाला सिंह के दिए गए बयान से मेल नहीं खाए। समर्थ ने भी कहा कि अबॉर्शन के बाद तुषा इमोशनली डिस्टर्ब रहने लगी थी और मौत से कुछ घंटे पहले अजमेर ट्रिप को लेकर दोनों के बीच काफी बहस हुई थी।
इन्वेस्टिगेशन को डिटेल में समझने के लिए एसआईटी समर्थ को उसके घर ले गई, जहां क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। इस वीडियो के शूट होने तक यानी 28 मई की सुबह तक की अपडेट्स की बात करें तो इस केस ने एक और बड़ा टर्न लिया जब दिल्ली से भोपाल पहुंची सीबीआई की टीम ने पूरी इन्वेस्टिगेशन को ऑफिशियली टेक ओवर कर लिया है। एफआईआर को दोबारा रजिस्टर किया गया है, जिसमें डाउरी डेथ और क्रुएलिटी जैसे सीरियस चार्जेस ऐड किए गए हैं। वहीं केस के इन्हीं सभी फैक्ट्स को देखते हुए आखिरकार एमपी हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह को मिली एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी है। फिलहाल गिरिबाला और समर्थ 2 जून तक सीबीआई कस्टडी में रहेंगे और जिन चीज़ों का खुलासा हमने अभी तक इस डॉक्यूमेंट्री में किया है वो सभी फैक्ट्स धीरे धीरे सीबीआई के सामने आने शुरू हो गए हैं। तुषा को इंसाफ मिलेगा या नहीं, इसका जवाब शायद आने वाला वक्त देगा। शायद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन उन कॉन्ट्राडिक्शन के पीछे छुपे सच को सामने ले आए। क्या शायद ये केस भी इन्फ्लुएंस, पावर और प्रोसीजर के बीच उलझ कर रह जाए, क्योंकि हमारे देश में कई बार इंसाफ सच से नहीं सिस्टम की स्पीड से हार जाता है। कुछ केसेस हेडलाइंस बनते हैं, डिबेट्स बनते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स बनते हैं और फिर धीरे धीरे एक कोर्ट फाइल बनकर अलमारियों में बंद हो जाते हैं। इस देश में बेटियों को बचपन से ही एक अजीब सी ट्रेनिंग दी जाती है। घर बसाना सीखो, एडजस्ट करना सीखो, सहना सीखो और धीरे धीरे ये बातें उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना दी जाती हैं। फिर जब वही बेटी शादी के बाद किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसकर हर दिन मेंटली और इमोशनली टूट रही होती है, तब भी उसकी तकलीफ को तकलीफ की तरह नहीं देखा जाता। उसे समझाया जाता है, चुप कराया जाता है, उसकी सफरिंग को नॉर्मल बना दिया जाता है। ऐसे केसेस में सिर्फ ससुराली कटघरे में नहीं खड़ा होता, कई बार बेटी के माँ बाप भी अपनी बेटी को उस दलदल में धकेल देते हैं जहाँ से वापस आना मुश्किल होता है, क्योंकि जब बेटी फ़ोन पर रोकर कहती है कि वो खुश नहीं है, उसके साथ गलत हो रहा है, तब अक्सर उसे यही सुनने को मिलता है, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। हर घर में प्रॉब्लम्स तो होती हैं, शादी कॉम्प्रोमाइज़ से चलती है। सबसे दुख की बात यह है कि कई पेरेंट्स अपनी बेटी की तकलीफ से ज़्यादा लोग क्या कहेंगे से डरते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर बेटी घर वापस आ गई तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे, सोसाइटी कैसे देखेगी, छोटी बहन की शादी पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, लोग कैरेक्टर पर सवाल तो नहीं उठाएंगे। और इसी डर में वो अपनी बेटी को फिर से उसी जगह भेज देते हैं जहाँ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी मेंटल पीस और कई बार उसकी जान तक खतरे में होती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये समाज है कौन? वही लोग ना जो कभी आपके घर के अंदर की सच्चाई नहीं जानते, लेकिन हर फैसले पर जजमेंट देने के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। आप शादी ना करो तो प्रॉब्लम, जल्दी शादी कर लो तो प्रॉब्लम, बच्चे ना हो प्रॉब्लम, करियर चुनो प्रॉब्लम, घर संभालो तो भी प्रॉब्लम। इंसान जिंदगी के किसी भी मोड़ पर खड़ा हो, ये समाज उसे कभी चैन से जीने नहीं देता। हर वक्त बस सवाल, कंपैरिजन, प्रेशर और जजमेंट। और आयरनी देखिए कि जब किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है तो वही सोसाइटी 2 दिन सिंपैथी दिखाकर अगले टॉपिक पर बढ़ जाती है। किसी को याद भी नहीं रहता कि उनके ताने, उनके प्रेशर ने किसी की ज़िंदगी को कितना तोड़ दिया। सच ये है कि ज़िंदगी के सबसे मुश्किल फैसले आपको खुद लेने पड़ते हैं, क्योंकि उन डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको ही झेलने होते हैं। सोसाइटी सिर्फ आवाज़ करती है, साथ नहीं देती। इसलिए हर माँ बाप को समझना होगा कि बेटी की शादी उसकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं होती। थोड़ा ढीठ बनना सीखिए। हर बात पर सोसाइटी को एक्सप्लेनेशन देना बंद कीजिए। लोगों की एक्सपेक्टेशन का कोई एंड नहीं होता और आप उनके हिसाब से पूरी ज़िंदगी जी कर भी उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जो लोग आज आपको समझौता कर लो बोल रहे होते हैं, वही लोग कल ट्रेजेडी होने पर सबसे पहले तमाशा देखने आ जाते हैं। वैसे भी शादी कोई लाइफ सेंटेंस नहीं होती और कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब अपनी पहचान, सेल्फ रिस्पेक्ट और खुशियों को मार देना नहीं होता। हर बार सब ठीक हो जाएगा सच नहीं होता। कई बार चीज़ें ठीक नहीं होती बल्कि और ज़्यादा ख़राब होती चली जाती हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप Spotify पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।